नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल क्लासेस बाय मुकेश यादव यूट्यूब चैनल में। हम पढ़ रहे थे डीसी जनित्र। डीसी जनित्र में हमने देखा था, डीसी जनित्र का कार्य सिद्धांत देख लिया था। डीसी कार्य सिद्धांत के बाद में हमने उसके प्रकार देखे थे, बॉडी पार्ट देख लिए। डीसी जनित्र के 3 प्रकार का होता है। डीसी जनित्र नॉर्मली जो 100 उत्तेजित जनित्र होता है वो 3 प्रकार का होता है, सीरीज, शंट और कंपाउंड जनित्र। कंपाउंड जनित्र 2 प्रकार का होता है, उसके बारे में हमने देख लिया था। उसके आगे हम देख रहे थे, उसके बाद में हमने एक जो न्यूमेरिकल था वो देखा था। अब आगे देखेंगे हम आर्मेचर प्रतिक्रिया। आगे देखेंगे हमें आर्मेचर प्रतिक्रिया। आर्मेचर प्रतिक्रिया क्या होती है, आर्मेचर प्रतिक्रिया क्या होती है। आर्मेचर प्रतिक्रिया आर्मेचर द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र और जो मुख्य वाइंडिंग होती है, फील्ड वाइंडिंग होती है, उसके द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, जो उसका जो विरोध करता है, चुंबकीय क्षेत्र विरोध करता है, जिससे जो प्रभाव पड़ता है उसको क्या कहते हैं, आर्मेचर प्रतिक्रिया कहते हैं। मतलब जो आर्मेचर द्वारा चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किया जाता है और जो मुख्य क्षेत्र का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, मुख्य का चुंबकीय क्षेत्र होता है, उन दोनों का जो आपस में प्रभाव पड़ता है वो क्या कहलाता है, आर्मेचर प्रतिक्रिया कहलाता है। आर्मेचर प्रतिक्रिया में 2 होते हैं, एक होता है जीएनए और दूसरा होता है एमएनए। एक होता है जीएनए, 2 प्रभाव होते हैं, एक होता है जीएनए प्रभाव, दूसरा होता है एमएनए। जीएनए होता है ज्योमेट्रिकल नेचुरल एक्सिस और जो एमएनए होता है वो होता है मैग्नेटिक नेचुरल एक्सिस। ये हो गया मैग्नेटिक नेचुरल एक्सिस और ये हो गया ज्योमेट्रिकल नेचुरल एक्सिस। ज्योमेट्रिकल नेचुरल एक्सिस। देखो वो जेएनए और एमएनए स्थिति क्या होती है वो देखते हैं। ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल। 2 पोल होता है, नॉर्थ और साउथ पोल। इसके बीच में होता है एक आर्मेचर। बीच में क्या होता है, आर्मेचर होता है। आर्मेचर के जो ये फील्ड पोल्स होते हैं, इधर से चुंबकीय बल रेखाएं एन से एस की ओर, जो नॉर्थ पोल होता है उससे साउथ पोल की ओर गुजरती हैं। इस रूप में चुंबकीय जो बल रेखाएं हैं वो इस रूप में गुजरती है। इस जो चुंबकीय बल रेखाओं में इनका 90 डिग्री एंगल होता है यहाँ पर। यदि 90 डिग्री स्थिति पे यदि जो होता है, यदि 90 डिग्री पर जीएनए और एमएनए जो कार्बन बर्सेज होती हैं, जीएनए और एमएनए का मतलब होता है जो कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर के ऊपर जो कार्बन बर्सेज लगी होती है, जो कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर पर कार्बन बर्सेज लगी होती है, उनका जो एंगल होता है वो, तो एंगल इसका 90 डिग्री पर होता है। यहाँ पर हो गई जीएनए और एमएनए दोनों स्थिति 90 डिग्री पर दोनों स्थिति हो जाती है। और यदि इसको ये यहां से थोड़ा सा इस साइड नॉर्थ पोल की ओर, मतलब सॉरी साउथ पोल की ओर झुक जाता है, यहां से इस स्थिति में हो जाता है ये, तो ये स्थिति हो जाती है कौन सी, एमएनए स्थिति। ये कौन सी स्थिति हो जाती है, एमएनए स्थिति। जीएनए स्थिति इसकी जो सेंटर वाली 90 डिग्री का एंगल 90 डिग्री पर होती है वो होती है जीएनए स्थिति, और जो 90 डिग्री से थोड़ा सा झुक जाती है, लगभग 45 डिग्री, 90 डिग्री से 45 डिग्री झुक जाती है, वो कौन सी होगी, एमएनए स्थिति हो जाती है। यहां पर धारा होगी वो क्या करेगी, लीडिंग होगी। किस प्रकार की धारा होगी, लीडिंग प्रकार की धारा होती है। यहां पर जो इसका कर्व बनता है वो किस प्रकार बनता है, ये होगा परिणामी क्षेत्र। इसमें जो धारा होगी वो किस प्रकार की होगी, ये बड़ा हो गया। यहाँ पर इसको जो यहाँ से ये जो मेन स्थिति है, मेन स्थिति से इसको थोड़ा सा झुकाया जा रहा है, तो यहाँ से इसको थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, ये भी उठ जाएगा। इसके आगे आता है चुंबकन प्रभाव। आर्मेचर प्रतिक्रिया के आगे आता है चुंबकन प्रभाव।
इसके आगे आता है आर्मेचर की प्रतिक्रिया के आगे आता है चुंबकन प्रभाव। चुंबकन प्रभाव क्या होता है? जो जनित्र की दक्षता कम हो जाती है, यदि कोई भी जनित्र की दक्षता कम हो जाती है, दक्षता कम होने का कारण होता है जो एमएनए स्थिति होती है, जो एमएनए पर अभी मैंने बताया था एमएनए स्थिति होती है, उसका थोड़ा सा के खिसक जाना। यदि वो खिसक जाती है, जो एमएनए स्थिति में मैंने बताया था अभी, एमएनए स्थिति, यहाँ पर एमएनए स्थिति थी, तो यदि यहाँ से ये जो कार्बन ब्रशेज है वो थोड़ी इधर उधर खिसक जाती है, तो जो उन पर वो होने लग जाता है क्या, कार्बन ब्रशेज पर स्पार्किंग की मान ज्यादा हो जाती है, स्पार्किंग ज्यादा होने लग जाती है। तो ज्यादा होने के कारण जो ज्यादा हो जाता है वो क्या कहलाता है? अपना चुंबकन प्रभाव कहलाता है। आगे होता है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन क्या होता है? आगे आता है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन क्या होता है? जनित्र में जब ब्रश, एक ब्रश दो कम्यूटेटर सेगमेंट्स को एक साथ छूती है। आपने कम्यूटेटर देखा है? कम्यूटेटर पर क्या होता है? कम्यूटेटर पर अलग अनेक कम्यूटेटर सेगमेंट्स बने होते हैं जो हार्ड ड्रोन तांबे के बनाए जाते हैं। ऐसे कुछ उसकी संरचना होती है। तो इसमें क्या होता है? जब कार्बन ब्रश होता है वो एक साथ दो है कम्यूटेटर सेगमेंट्स, दो कम्यूटेटर सेगमेंट्स को स्पर्श करता है, तो उनसे जो कॉइल जुड़ी होती है उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाती है। इनसे जो कॉइल जुड़ी होती है उसमें क्या होता है? शॉर्ट सर्किट हो जाता है। शॉर्ट सर्किट होने के होता है, शॉर्ट से जो इसके पूर्व में और बाद में शॉर्ट सर्किट होता है, उससे पहले और उसके बाद में जो परेशानी होती है, प्रॉब्लम होती है, जो विद्युत धारा का जो बहाव में जो बाधा उत्पन्न होती है, उसको क्या बोलते हैं? कम्यूटेशन। कम्यूटेशन दो प्रकार का होता है। एक होता है स्मूथ कम्यूटेशन। स्मूथ कम्यूटेशन, स्मूथ कम्यूटेशन क्या होता है? जब आर्मेचर कॉइल विद्युत धारा प्रवाह की दिशा में धीरे धीरे परिवर्तन करता है। स्मूथ में क्या होगा? जो आर्मेचर में जो ये वाले कॉइल है, इनमें जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा? धीरे धीरे परिवर्तन होगा ना, तो वो कौन सा होगा? स्मूथ कम्यूटेशन कहलाता है। दूसरा होता है रफ कम्यूटेशन। दूसरा क्या होता है? रफ कम्यूटेशन। रफ कम्यूटेशन क्या होता है? जो इनका जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन की स्पीड होती है, जो उसकी स्पीड क्या होगी? स्पीड ज्यादा होती है, इसकी स्पीड ज्यादा होती है। जो स्मूथ कम्यूटेशन होता है उसमें स्पार्किंग का मान कम होता है, और जो रफ कम्यूटेशन होता है उसमें स्पार्किंग का मान ज्यादा होता है। स्पार्किंग किसे कहते हैं? बड़ी बड़ी सारे स्पार्किंग। तो स्पार्किंग कहते किसे हैं? स्पार्किंग जो विद्युत धारा होती है वो यदि चालक में से यदि विद्युत धारा जा रही है और कहीं जॉइंट वगैरह या कुछ अलग एक चालक से दूसरे चालक में जाती है, तो विद्युत धारा की स्पीड ज्यादा होती है। तो अचानक से यदि विद्युत धारा प्रवाह को वहां से डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है, तो जो कुछ इलेक्ट्रॉन उनसे वहां से स्पीड ज्यादा होने के कारण वो अपना रास्ता भटक जाते हैं और आगे की ओर कूद जाते हैं। उस तीव्र गति होने की वजह से वो आगे चले जाते हैं, और आगे कूदेंगे तो हवा होती है, हवा हर जगह उपस्थित होती है, तो उसमें हवा से घर्षण करते हैं, तो उसमें चिंगारी उत्पन्न होती है। देखो भाई, जो आर्मेचर जो कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर में जो स्पार्किंग होती है, स्पार्किंग को कम करने का कारण क्या होता है? स्पार्किंग को जो कम करेंगे, कम कैसे किया जा सकता है? जो स्पार्किंग होती है, स्पार्किंग कम कैसे किया जा सकता है? एक होता है, पहला उसमें कारण करेगा उच्च प्रतिरोध के कार्बन ब्रश लगाकर। उच्च प्रतिरोध के कार्बन ब्रश प्रयोग, उच्च प्रतिरोध के कार्बन ब्रश प्रयोग करके। दूसरा होता है इसमें प्रतिरोधक तार लगा के। ये जो प्रतिरोध तार के दूसरा होता है प्रतिरोध तार लगाकर। जो प्रतिरोध तार होता है वो कैसे लगाया जाता है? प्रतिरोध तार क्या होता है? जो आर्मेचर के जो टर्मिनल होते हैं, या जो आर्मेचर के जो आउटपुट होता है, आर्मेचर का जो आउटपुट टर्मिनल होता है, वहां पर एक प्रतिरोधक तार लगा दिया जाता है, जिसका रेजिस्टेंस का मान, जो प्रतिरोध का मान होता है वो उच्च होता है, वो उसका आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, जो जिससे जो विद्युत धारा होती है उसका जो प्रवाह है, यदि यहाँ पर इसका प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध उच्च होगा, किसी भी वायर का जो विद्युत धारा का प्रवाह होगा उसमें कुछ कमी हो जाएगी, मतलब धीरे
लगेगा, यानी कि उसको प्रवाह आगे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में थोड़ा सा आगे टाइम लग जाता है। तो वो क्या कहलाता है, अपना प्रतिरोध तारा लगाकर उसको जो स्पार्किंग होती है, स्पार्किंग को कम किया जा सकता है। एक विधि और होती है इसमें इंटरपोल के द्वारा। तीसरी विधि होती है इसमें इंटरपोल के द्वारा। इंटरपोल क्या होता है, देखो तीसरी विधि क्या होती है, इंटरपोल के द्वारा। तीसरी विधि होती है इंटरपोल के द्वारा। जो डीसी कम्यूटेशन में जो ब्रश पैदा होती है, ब्रशों पर जो स्पार्किंग होती है, उसके निवारण के लिए ये भी है कि लगाया जाता है। इसमें क्या होता है, जो डीसी जनित्र होता है उसमें फील्ड पोल्स बने होते हैं। फील्ड पोल्स बने होते हैं, बीच में होता है आर्मेचर और सापट होती है, सापट के ऊपर ही लगा होता है अपना कम्यूटेटर। तो यदि जो आर्मेचर होता है उसके जो स्पार्किंग होती है कम्यूटेटर पर, वो जो स्पार्किंग होती है ब्रशों के द्वारा, उस स्पार्किंग को कम करने के लिए क्या करते हैं अपन, एक जो एक्स्ट्रा वाइंडिंग स्थापित करते हैं, जिसको जो कर की जाती है वो क्या कहलाते हैं, इंटरपोल बनाए जाते हैं। मोटर के अंदर वाली बॉडी पर ही इंटरपोल बनाए जाते हैं। इन इंटरपोल की संख्या कितनी होगी, हर बार ये सामने तो जरूर आएंगे, इंटरपोल बना दिए, लेकिन इंटरपोल बनाएंगे कितने, जितने यहाँ पर जो फील्ड है, जो मेन पोल है, जो मेन फील्ड पोल है, उनकी संख्या और जो इंटरपोल होंगे, ये है इंटरपोल। जो मुख्य मेन फील्ड पोल्स हैं और उन इंटरपोल, इन दोनों की संख्या हमेशा बराबर होगी। यदि इसमें जो ये सामने डायग्राम दिख रहा है, इसमें 4 फील्ड पोल्स लगाए गए हैं, तो जो इंटरपोल है, इंटरपोल की संख्या भी 4 ही होगी। इससे क्या किया जाता है, इसको जो इंटरपोल बनाए जाते हैं, इंटरपोल पर जो वाइंडिंग की जाती है, उनमें टर्नों की संख्या तो होती है कम, कम टर्न होंगे और मोटे तार की बनाई जाती है। मोटे तार की क्यों बनाई जाती है, क्योंकि यदि पतले तार की बनाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस अधिक होगा, उच्च प्रतिरोध होगा। उच्च प्रतिरोध होने के कारण जो आर्मेचर जो ईएमएफ उत्पन्न करेगा, उस ईएमएफ को क्या करेगा, यही खपत हो जाएगा, तो अपने को आउटपुट में कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए इसको मोटे तार की बनाई जाती है, ताकि इसका ईएमएफ जो इसका जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मान कम हो। प्रतिरोध का मान कम होगा तो यहाँ से जो ईएमएफ उत्पन्न होंगे वो उनकी खपत कम करेगा, और इंटरपोल पर वाइंडिंग होगी, वो टर्नों की संख्या भी कम होगी, ताकि जो ईएमएफ है, ईएमएफ की खपत कम करे। आगे देखो, इसके आगे चल आता है डीसी जनित्र होता है। भाई एक कुछ भी अपन काम करते हैं, कोई भी काम करो, चाहे किसी भी तरीके का हो, उस जो काम करेंगे उसमें कुछ ना कुछ नुकसान जरूर होता है। तो हमने डीसी जनित्र बना लिया, डीसी जनित्र के अलग अलग प्रकार पढ़ लिए। तो डीसी जनित्र है, तो डीसी जनित्र में भी कुछ हानियां जरूर होंगी, कुछ क्षतियां होंगी, कुछ कमियां जरूर होती है। देखो इसमें कौन कौन सी हानि होती है उसके बारे में देखते हैं हम। देखो हानियां किसके, डीसी जनित्र होता है उसमें कुछ ना कुछ, भाई कुछ भी काम करते हैं हम, उसमें कमियां होती है, कुछ ना कुछ क्षतियां होती है, अपने को कुछ नुकसान होता है। तो डीसी जनित्र होता है, इसमें भी कुछ नुकसान होता है। ये नुकसान 3 प्रकार का होता है। पहला होता है ताम्र क्षति। ये क्षति 3 प्रकार की होती है। पहली होती है ताम्र क्षति, दूसरी होती है लोह क्षति, दूसरी होती है लोह क्षति, और तीसरी होती है यांत्रिक क्षति। तीसरी कौन सी होती है, यांत्रिक क्षति। देखो भाई ताम्र क्षति क्या होती है, तो ताम्र क्षति होती है जो आर्मेचर तथा फील्ड वाइंडिंग के जो प्रतिरोध होते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग होगी तो उसका प्रतिरोध भी होगा, फील्ड वाइंडिंग होगी तो उसका भी प्रतिरोध होगा, और जो कार्बन ब्रशेस का जो संपर्क प्रतिरोध होता है, भाई वो एक तो घूमने वाले क्षेत्र पर यदि कार्बन ब्रशेस टिकेगी तो इसका भी यहाँ पर भी कोई वोल्टेज ड्रॉप होता है। या कल देखा था हमने, जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था इस पर, यदि एक आर्मेचर से यदि हम ब्रश के द्वारा यदि आउटपुट ले रहे थे, तो वहां पर भी एक कुछ थोड़ा ज्यादा नहीं तो कम वोल्टेज ड्रॉप होता है। जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, जो प्रतिरोध के संपर्क, जो प्रतिरोध के कारण जो पैदा होती है, इनका संपर्क, इनसे जो प्रतिरोध होता है, मतलब देखो आर्मेचर का प्रतिरोध और फील्ड का प्रतिरोध,
फील्ड का प्रतिरोध और जो यहाँ पर जो कार्बन ब्रश का प्रतिरोध होता है, कार्बन ब्रश में जो बाधा उत्पन्न होती है, कार्बन ब्रश में जो बाधा उत्पन्न होती है, उनके कारण जो क्षति होती है वो क्या कहलाती है? अपनी आर्मेचर क्षति कहलाती है, वो सॉरी ताम्र क्षति कहलाती है। ये ताम्र क्षति में कुछ सूत्र प्रयोग किए जाते हैं अपने। एक होता है आर्मेचर क्षति। पहला क्या होता है? आर्मेचर क्षति। इसमें पहला सूत्र होता है वो क्या होता है? आर्मेचर क्षति का होता है, वो होता है I² RA। आर्मेचर की जो उत्पन्न विद्युत धारा है वो, और जो आर्मेचर का जो प्रतिरोध है वो, ये जो कुल क्षति होती है, इसमें कुल क्षति का जो कुल क्षति होती है, कुल क्षति का 30 से 40%, जो 30 से 40% हानि इसी में होती है, आर्मेचर क्षति में ही। आगे आता है शंट फील्ड क्षति। दूसरा कहता है शंट फील्ड क्षति। ये क्या होगा? ISH² RSH। ये जो क्षति होती है वो कुल क्षति की कितनी होगी? 20 से 40%। कुल क्षति की 20 से 35%। कितनी होगी? 20 से 35% होती है। दूसरी एक और होती है इसमें सीरीज फील्ड क्षति। भाई जो कम्यूटेटर जो मैंने कल पढ़ा था, कंपाउंड जनरेटर में सीरीज फील्ड वाइंडिंग भी तो लगा रहे थे, तो उसका भी क्षति होगी, तो वो होगी सीरीज फील्ड क्षति। वो क्या होगी? ISC का स्क्वायर और ISC। इसकी जो क्षति होती है, इसका जो हानि होती है वो कम होती है, क्योंकि इसमें जो वाइंडिंग टर्नों की संख्या वगैरह होती है वो भी कम होती है। अब भाई अभी हमने देखा था इन जो मोटर में जो स्पार्किंग होती है, कम्यूटेटर पर जो स्पार्किंग होती है आर्मेचर धारा के लिए, तो उसमें भी क्या हो रहा था? कुछ हानियां हो रही थी। एक तीसरी वाइंडिंग और लगाई थी हमने। कौन सी वाइंडिंग लगाई थी अपने? इंटरपोल वाइंडिंग लगाई थी। इंटरपोल वाइंडिंग अभी स्थापित की थी, तो इंटरपोल वाइंडिंग लगाई है, तो इस वाइंडिंग में भी कुछ क्षति होगी। तो इंटरपोल क्षति में किसका मान कैसे लेंगे? इसमें होगा I²A, जो आर्मेचर के द्वारा जो विद्युत धारा उत्पन्न की जा रही है वो, और गुणा में होगा जो इसका प्रतिरोध, जो इंटरपोल का प्रतिरोध है, जो इंटरपोल का प्रतिरोध है वो। ये हो गया आर्मेचर। जो ताम्र क्षति होती है, ताम्र क्षति का है, ये कुछ सूत्र काम में आते हैं वो है। और जो उसका मेन जो ज्यादा क्षति कहां पर होती है? जो आर्मेचर क्षति होती है, आर्मेचर में जो क्षतियां होती है, कमियां होती हैं, वो सबसे ज्यादा होती है। कितने? 30 से 40% तक। शंट फील्ड होता है, जो शंट फील्ड में क्षति होती है वो लगभग 20 से 35% क्षति वहां पर होती है, और इनमें बहुत कम होती है, क्योंकि इनमें जो वाइंडिंग होती है वो उनका प्रतिरोध होता है, वो प्रतिरोध का मान कम होगा, तो इसमें क्षति भी कम होगी, हानियां भी कम होंगी। आगे यहाँ तक समझ में? चलो आगे। आपको वीडियो पसंद आता है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही जो बेल आइकन का बटन आता है उसको भी दबाएं। और जो ज्यादातर लोग हैं वो अनसब्सक्राइब लोग देखते हैं वीडियो को, तो कृपया उनसे निवेदन है भाई जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।